हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो नेट एग्ज़ाम हो, या फिर आपका जीआईसी जो प्रवक्ता पद की भर्ती आई है किसी सिविक्स की, तो सिविक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो जिसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, पॉलिटिकल साइंस, उसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आज आपको राज्यपाल के बारे में डिटेल में बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका इससे छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राज्यपाल का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 6 में आपका किया गया है। तो राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग 6 में अगर हम देखें कहाँ पर किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने लिखा है कि राज्यपाल का उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 6 में उल्लेख है। उसके आगे जब हम चलते हैं तो पूछा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। उसके बाद ये प्रश्न बन सकता है कि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो राज्य की कार्यपालिका में आपके राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और मंत्रिपरिषद आती है। उसके बाद आपका महाधिवक्ता आता है। महाधिवक्ता जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी भी होता है, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और आपका राज्य में महाधिवक्ता होता है। केंद्र में कौन सा होता है? केंद्र में आपका होता है महान्यायवादी। केंद्र में होता है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी जो है वो आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 76 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 76 के तहत। लेकिन महाधिवक्ता किस आर्टिकल के तहत आता है? वो आता है 165 आर्टिकल के अंतर्गत आपका महाधिवक्ता आता है। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि राज्यपाल का कहाँ से लिया गया। राज्यपाल के जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है। तो राज्यपाल का जो प्रावधान है वो आपके कनाडा देश से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। उसके बाद 7वें संविधान संशोधन 1956 में के द्वारा क्या किया गया कि जो राज्यपाल थे, पहले एक राज्य के बनाए जाते थे, उसके बाद क्या कर दिया गया, 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाए जाएंगे। मतलब कोई एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके वेतन की बात करें तो उसके वेतन को कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि उसका वेतन और उसका जो भत्ते होते हैं तो क्या मिले, वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। लेकिन उसको देने का कार्य कौन करेंगे? जो दोनों राज्य सरकारें होंगी। अगर 2 राज्य में हैं तो दोनों राज्य सरकारें उसका खर्च उठाएंगी। ये ऐसा नहीं है कि कोई अगर राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो वो दोनों जगह उतना ही हकदार होगा, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति उसको विहित करेगा और दोनों राज्य सरकारें या जितने भी राज्य में वह एक राज्यपाल रहेगा वो उसको प्राप्त होगा, वो खर्चा उनको देंगी। उसके बाद ये आता है प्रश्न, यहाँ पर ये उठता है कि इसको शपथ कौन दिलाता है। तो इसको जो राज्यपाल है आपका, राज्यपाल को शपथ आपको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उसके साथ ही जो अभी हमारे यूपी में देखिए, यूपी की जो आपके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जो आपकी राज्यपाल हैं यहाँ पे, तो वो कहाँ की हैं? एमपी की हैं। यूपी प्लस एमपी दोनों जगह के हैं, दोनों जगह पे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल कौन है, कौन शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जो हाई कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। उसके बाद ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति की कृपा रहेगी राज्यपाल पर, तब तक वो अपने पद पर शोभायमान रहेगा। लेकिन जिस दिन उसकी कृपा हटी, राज्यपाल को उसके पद से हटा दिया जाएगा। क्योंकि राज्यपाल को नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, ना कि निर्वाचन का प्रावधान। नियुक्ति का प्रावधान कैसे उसको नियुक्त किया जाएगा? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से की जाएगी। राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से किसकी नियुक्ति की जाएगी? आपके राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। और यह एक स्वतंत्र, और राज्यपाल का जो कार्यालय होता है स्वतंत्र और संवैधानिक कार्यालय होगा, ना कि किसी के अधीन होगा, केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगा। ना ही इसका कार्यालय जो है वो केंद्र सरकार के अधीन रोजगार के अंतर्गत आएगा। किसके अधीन? केंद्र सरकार के अंतर्गत, रोजगार के अंतर्गत नहीं आएगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सिफारिश कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगी, तब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। क्योंकि उस तरह से राष्ट्रपति जो है आपका, राष्ट्रपति को कोई अन्य पावर नहीं प्राप्त है कि राष्ट्रपति को पावर प्राप्त है तो स्वयं कर दे। उसका निर्णय मंत्रिपरिषद ही करती है, केंद्र सरकार ही करती है, जिसको चाहे जहाँ पे राज्यपाल नियुक्त करे और जब चाहे हटाए। तो ऐसा प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अगर जैसे कौन न रहे, मुख्य न्यायाधीश न रहे हाई कोर्ट का, तो कौन शपथ दिलाएगा राज्यपाल को? राज्यपाल को फिर वहाँ का न्यायाधीश कोई दिलाता है शपथ। इसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में और देखते हैं। तो राज्यपाल जो है कहाँ से लिया गया, मैंने पहले ही बता दिया कि एक कनाडा से लिया गया है। उसके बाद इसकी अर्हता पूछा जाता है कि राज्यपाल के पद पर बने रहने के लिए उसकी अर्हता क्या है। अर्हता मतलब योग्यता जो होती है, अर्हता। तो अर्हता उसकी यह है कि 35 वर्ष का होना चाहिए। कौन होना चाहिए? आदमी जो राज्यपाल के लिए नियुक्ति किया जा रहा है वो 35 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद ये होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक आवश्यक है
कि राज्यपाल बनने के लिए। बाद में एक दो प्रथा और जुड़ गई कि जैसे वह व्यक्ति क्या हो, व्यक्ति बाहरी हो, मतलब उस राज्य का ना हो। जैसे आपके आनंदीबेन पटेल हैं, तो आनंदीबेन पटेल कहाँ के हैं, आपके गुजरात की हैं। आनंदीबेन पटेल आपके गुजरात की हैं। और इसके पहले राम नाईक जो थे, तो राम नाईक आपके महाराष्ट्र के थे। तो यहाँ का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसके साथ एक चीज़ें और जुड़ गई, क्या जुड़ गई कि मुख्यमंत्री से सिफारिश, मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए, परामर्श करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर राज्यपाल की नियुक्त किया जा रहा है तो मुख्यमंत्री जो परामर्श दे वही करे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जहाँ पर तो आपके जैसे यूपी में इस समय बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो ठीक है, उस कंडीशन में चलेगा। लेकिन कहीं पर अगर कांग्रेस की सरकार या अन्य दल की सरकार है, तो वहाँ पर इस कंडीशन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि केंद्र थोड़ी बाध्य है कि माने कि आप किसको राज्यपाल नियुक्त करेंगे, किसको नहीं, तो वहाँ उस कंडीशन में मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो ये दो चीज़ें बाद में बाहरी और मुख्यमंत्री से परामर्श का जुड़ी। लेकिन आपका संविधान में जो उल्लेख किया गया है, केवल 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, 35 वर्ष आयु के साथ आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। यही दो चीज़ें जुड़ी हैं और दो चीज़ें आपके संविधान में उल्लेख इनका किया गया है। फिर उसके बाद आता है कि राज्यपाल का पद की शर्तें क्या हैं, क्या शर्तें होनी चाहिए। तो उसे संसद का या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और उसे किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करना चाहिए। लाभ का पद क्या है कि उसके कहीं से सोर्स ऑफ इनकम ना हो, कि ऐसे सरकार उसको दे रही है, तो लाभ का पद उसे धारण नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद है संसद द्वारा जो भी निर्धारित है सभी प्रकार की उपलब्धियां और विशेषाधिकार भत्तों का वो प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा? राज्यपाल। जब 2 या 2 से अधिक रहेगा राज्यों का, तो मैंने बता दिया पहले ही कि उसको राष्ट्रपति करेगा। और किस पर भारित होगा? वो भारित होगा राज्य सरकारों पर। उसके साथ ही साथ राज्यपाल को कुछ निजी उन्मुक्तियां भी प्राप्त हैं कि वह अपने पद पर रहते हुए जो भी कार्य करेगा उसको उससे उन्मुक्ति प्राप्त होगी, उससे वो मुक्त होगा। अगर उसका कोई व्यक्तिगत मामला है तो उसको 2 महीने पूर्व की नोटिस दी जाएगी, उसके बाद उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो राज्यपाल को शपथ के बारे में मैंने बता दिया। अब आते हैं राज्यपाल की पदावधि क्या है, राज्यपाल कितने वर्ष तक शासन कर सकता है। राज्यपाल कितने वर्ष तक शासन कर सकता है? तो राज्यपाल उस तरह तो उसका कार्यकाल निर्धारित होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष निर्धारित होता है। लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। क्या रहता है? प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति की कृपा होगी तब तक वो उस पर रहेगा, और जब उसके बाद कृपा हट जाएगी तो क्या होगा? वो हटा दिया जाएगा। तो यही होता है प्रसाद पर्यंत। तो कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं कि जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। क्योंकि पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है या नहीं रहता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन सा ऐसा पद है जिसमें उसको हटाने का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो राज्यपाल है। राज्यपाल को हटाने का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया आपके, और सभी जो उस तरह से पद आएंगे दिए रहेंगे उसमें हटाने का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य क्या है? तो राज्यपाल को जो शक्तियाँ प्राप्त है उसमें से आपकी पहली है कार्यकारी शक्ति, और दूसरी है विधायी शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्ति, और चौथी है आपकी न्यायिक शक्ति। तो सबसे पहले हम आपके बात करेंगे राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति की। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं? तो राज्यपाल जो है सभी उसके कार्य जो किए जाते हैं राज्य के, वो राज्यपाल के नाम पे किए जाएंगे। पहली बात, तो राज्यपाल के नाम पे राज्य के सारे काम किए जाएंगे। उसके बाद क्या है? जो मंत्री हैं, मंत्री के विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो आपका वो राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल राज्य में मंत्री के विभागों का बंटवारा करता है। उसके बाद जो मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री आपके होते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो आपका मुख्यमंत्री, उसके साथ आपके मंत्री, मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ मंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति की कृपा प्राप्त है तब तक वो बने रहेंगे। उसके बाद किसकी नियुक्ति करता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 165 में, अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये भी पूछा जाता है। तो महाधिवक्ता जो होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। सिफारिश कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करे, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो चाहेगी वही उसी की नियुक्ति होती है महाधिवक्ता पद पे। तो महाधिवक्ता पद पे उसकी नियुक्ति की जाएगी। ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा। ये भी राज्यपाल के किस पद पर बना रहेगा? प्रसाद पर्यंत पद पर। तो जब तक मंत्रिपरिषद चाहेगी तब तक वो रहता है। तो राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है, मंत्रिपरिषद जो कहेगी वही करेगा। तो प्रसाद पर्यंत पद पर ये भी बना रहता है। फिर किसकी नियुक्ति और करता है? तो ये राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त होता है, राज्य का निर्वाचन आयुक्त, उसकी भी ये नियुक्ति करता है। लेकिन कार्यावधि और सेवा शर्तें उसकी तय होती हैं। तो उससे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता। राज्य जो निर्वाचन आयुक्त है राज्य का, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता। उसको हटाने के लिए अन्य विधियों से हटाया जाता है। जिस तरह से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, उसी तरह से राज्य निर्वाचन आयुक्त के आपको हटाया जाएगा।
फिर उसके बाद आता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं जो यूपीपीएससी के आपके, उसकी भी नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है? आपका राज्यपाल करेगा, लेकिन उसको हटा नहीं सकता। उसको हटाएगा कौन? उसको राष्ट्रपति ही हटा सकता है, ये नहीं आपका हटा पाएगा। कौन? राज्यपाल। किसको? यूपीपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, मैं उत्तर प्रदेश की विशेष अगर बात करूं, नहीं तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य के होते हैं, अन्य के संबंध में बात करूं, तो आपके केवल और सिर्फ केवल राष्ट्रपति उनको हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता है। और राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल को लगाने के लिए क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल अगर उस राज्य में कानून के अनुरूप, संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा रही है, तो क्या करेगा? वो राज्यपाल राष्ट्रपति से निवेदन करेगा कि यहाँ पर क्या लगाया जाए? आपातकाल लगाया जाए। आपातकाल लगाने पे सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में आ जाएगी और वो शक्तियाँ राज्यपाल यूज करता है, उपयोग करता है। फिर उसके बाद है राज्यपाल क्या होता है? विश्वविद्यालय, जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति होता है। क्या होता है? कुलाधिपति होता है। और वह विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति करता है। किसकी? कुलपतियों के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति करता है। ये आपके थे कार्यकारी कार्य राज्यपाल के। अब हम देखते हैं आगे राज्यपाल के विधायी कार्य क्या हैं। विधायी कार्य राज्यपाल के बारे में जानेंगे, कौन कौन से विधायी कार्य हैं। तो राज्यपाल क्या करता है? सत्र को आहूत करता है, सत्र को बुलाएगा, सत्र को बुलाएगा और सत्रावसान और विघटित भी राज्यपाल ही कर सकता है। तो बुलाने का काम, विघटित करने का काम, और सत्रावसान, विघटित मतलब भंग कर देना पूरे विधान सभा को, और सत्रावसान का मतलब होता है उस सत्र का समापन करना। तो ये सब चीज़ें राज्यपाल ही करता है। फिर क्या होता है? विधानमंडल, जो आपका विधानमंडल होता है, जब चुनाव होता है प्रत्येक चुनाव के पश्चात वह उसको संबोधित करता है, और प्रतिवर्ष पहला सत्र जो होता है उसको भी क्या करता है? पहले सत्र को संबोधित करता है। और राज्य विधान परिषद जो आपका है, राज्य की विधान परिषद, सभी राज्यों में तो फिलहाल नहीं है, कुछ ही राज्यों में है, तो जो राज्य की विधान परिषद हैं उनके 1/6 सदस्यों की ये क्या करता है? नियुक्ति करता है। राज्यपाल 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। वो किन चीज़ों में पारंगत होने चाहिए? साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और सहकारिता आंदोलन के क्षेत्रों में वो क्या होने चाहिए? उनका ज्ञान हो उसके बारे में। और उसके बाद है एक आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। एक आंग्ल भारतीय अगर नहीं है बहुमत तो विधानसभा में उसकी नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल। विधानसभा सदस्य की जब निर्भरता के मुद्दा पर निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करने के बाद इसका निर्णय कौन करता है? राज्यपाल। विधानसभा सदस्य की अगर कोई सदस्य उस पद के योग्य नहीं है तो निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करेगा और निर्णय करेगा कि उस पद पर रहना है या नहीं रहना है। तो कुछ मुख्य बातें इससे थी। और इस एक है आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश की घोषणा करता है। राज्यपाल अध्यादेश, जब सदन का सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। चाहे दो में से एक सदन अगर नहीं चल रहा है तो अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। जहाँ पर एक ही सदन है तो वहाँ पर अगर सदन चल नहीं रहा है तो उस समय घोषणा कर सकता है अध्यादेश के। अगर जरूरी विषय पर किसी कानून बनाना है जो अकस्मात आवश्यक हो तो उस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन जब पहली बैठक होगी, पहली बैठक के 6 हफ्ते के बाद अगर पारित कर दिया जाता है विधानसभा और विधान परिषद यानी विधानमंडल के द्वारा, तो क्या होगा? वो कानून बन जाएगा। अगर नहीं पास किया जाता तो समाप्त हो जाता है। फिर आगे देखते हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो सीएजी होता है वो राज्यों में भी होता है, तो उसकी रिपोर्ट कहाँ पे रखवाएगा? विधानसभा के पटल पर रखवाएगा। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट कहाँ रखवाएगा? वो भी विधानसभा के पटल पर रखवाएगा। तो इन चीज़ों की रिपोर्ट राज्यपाल आपका रखवाता है। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी वित्तीय शक्तियों की। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ, तो वित्तीय शक्तियाँ क्या है कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक, केंद्र में धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से विधानसभा में पेश किया जाता है और यहाँ पर राज्यों में राज्यपाल की पूर्वानुमति से विधेयक पेश किया जाता है आपके। फिर उसके बाद है कोई अगर अनुदान की मांग की जानी है, अनुदान, तो अनुदान की अगर कोई मांग की जानी है तो वह भी राष्ट्रपति की सहमति से की जाती है। वित्त आयोग का गठन करता है। हर 5 वर्ष बाद पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाती है, तो हर 5 वर्ष बाद उसका गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। फिर उसके बाद इसकी न्यायिक शक्तियाँ आती हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ आती हैं। न्यायिक शक्तियों के बारे में हम देखेंगे क्या न्यायिक शक्तियों में। ते जो भी राज्य विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सजा दी गई है, किसके अंतर्गत? राज्य विधि के अंतर्गत, तो उसमें किसी व्यक्ति को ये क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड का केस नहीं होना चाहिए। अगर मृत्युदंड दिया है तो उस मामले में केवल सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल को अधिकार नहीं प्राप्त है। और सैन्य न्यायालय द्वारा अगर दोषी करार दिया गया है तब भी वो राज्य क्षेत्र से बाहर होता है, राज्यपाल के क्षेत्र से बाहर होता है। तो केवल उन मामलों में जिसमें व्यक्ति को कारावास की सज़ा हुई है, आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, तो उसमें क्या कर सकता है? उस दंड को क्षमा कर सकता है और उसको विराम कर सकता है, समाप्त कर सकता है।
और निलंबन उसका कर सकता है। तो इन मामलों में कुछ अधिकार राज्यपाल को प्राप्त हैं, केवल 2 मामलों को छोड़कर उस मामले में राज्यपाल को भी अधिकार प्राप्त है। उसके बाद क्या करता है, राज्य के उच्च न्यायालय से, जो आपका हाई कोर्ट होगा, उसके न्यायाधीश से, जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उससे विचार विमर्श कर जिला के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीश जो हैं उनकी नियुक्ति करेगा, उनका स्थानांतरण करेगा और अन्य कार्यों को संपादित करेगा, उनको प्रोन्नति भी दे सकता है। तो केवल हाई कोर्ट से विचार विमर्श करने के बाद ही ऐसा कर सकता है। वह जो राज्य के न्यायिक आयोग हैं, न्यायिक आयोगों की भी, जो न्यायिक आयोग से जुड़े लोग हैं, उनकी नियुक्ति करता है और राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से उसके बारे में विचार करता है नियुक्तियों के पहले। यदि कोई विधेयक विधानमंडल द्वारा ऐसे पारित किया जाता है जो कि सीमित करता है किसके अधिकार को, हाई कोर्ट के अधिकार को सीमित करता है, और उसके साथ संविधान का यदि उल्लंघन करता है, तो यदि वो राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल देख रहा है कि इसमें हाई कोर्ट के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। और राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत वो रख सकता है, 201 आर्टिकल के तहत वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है। तो ऐसा 201 में उल्लिखित किया गया है। अब हम देखते हैं इसके बाद कि इसमें महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं आपके किससे संबंधित, आपके राज्यपाल से संबंधित, उनके बारे में हम देखेंगे, जो कि पूछा भी जाता है। तो पहला आपका है आर्टिकल 153, राज्यों के राज्यपाल। 153 के अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल के बारे में नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद 154 में क्या कहा गया, राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ, राज्य की कौन सी कार्यपालक शक्तियाँ होंगी जो राज्यपाल द्वारा की जाएंगी। उसके बाद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति दी गई है, जो काफ़ी बार पूछा जाता है। पहला 153 राज्य के राज्यपाल और दूसरा 161 में आपके क्षमादान की शक्तियाँ। 163 में है मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। तो राज्यपाल 163 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का सलाह एवं सहयोग देता है किसको, राज्यपाल को, मंत्रिपरिषद। 165 मैंने बताया था, 165 महाधिवक्ता से संबंधित है। और आर्टिकल 164 जो है वो आपका आता है मंत्रियों से संबंधित प्रावधान के बारे में, जिनमें उनकी नियुक्ति, वेतन, भत्ते आदि दिए जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री, जो आपका मुख्यमंत्री है, उसकी नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो 164 में उसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आगे जब मुख्यमंत्री के बारे में हम आपको बताएंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 165 महाधिवक्ता के बारे में है। 200 विधेयकों पर सहमति जो विधानमंडल द्वारा पास किया जाता है उसके सहमति के संबंध में है। 201 मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करना, जो विधेयक पास किया जाता है विधानमंडल के लिए, तो किन किन कंडीशन में वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है और किस आर्टिकल में दिया गया है, 201 में आपके दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 235 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद आपका मैंने अभी बताया था कि 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट राज्यपाल से संबंधित, और इनकी कभी कभी इनकी शक्तियों में अंतर भी पूछा जाता है, तो अंतर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि जो मैंने बताया। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या क्या है। तो कुछ मामलों में आप देखेंगे कि जो आपका राज्यपाल होता है उसको विवेकाधिकार की शक्ति भी प्राप्त होती है। जैसे मैंने कौन सा आर्टिकल बताया अभी, 201 में वो अपने विवेक के आधार पर राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को आरक्षित करता है, और नियुक्ति के संबंध में भी कुछ इसको प्राप्त है विवेकाधिकार। तो राज्यपाल का जो विवेकाधिकार है वो राष्ट्रपति से ज़्यादा है। राज्यपाल का विवेकाधिकार राष्ट्रपति से ज़्यादा है। तो कई मामले ऐसे हैं तो जिसमें ज़्यादा है तो राष्ट्रपति को कम प्राप्त है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में आपको अन्य चीज़ों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।